नमस्कार दर्शकों, स्वदेश न्यूज के खास कार्यक्रम सबकी बात में आप सबका स्वागत है। आज का एपिसोड बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि हमारे साथ है दीपक जोशी जी। बिल्कुल, इनका नाम किसी भी ये परिचय के इस वक्त मोहताज नहीं है क्योंकि लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। 3 बार के विधायक हैं बीजेपी से। पहली बार चुनाव उन्होंने 2003 में लड़ा था, जब बीजेपी की सरकार उमा भारती के नेतृत्व में 10 साल के वनवास के बाद आई थी। उसके बाद वो 3 बार लगातार जीते, मंत्री भी रहे, शिक्षा मंत्री रहे। 2018 में वो चुनाव हार गए थे और तब से लगातार जो है हम उनके बारे में सुनते आ रहे थे कि वो नाराज़ हैं, बीजेपी से नाराज़ हैं क्योंकि उनकी सीट पे कांग्रेस के विधायक आ गए, उनको टिकट मिल गया उपचुनाव के समय और वो लड़े और जीते। लगातार बातें आ रही थी, लेकिन इस बार उन्होंने फाइनली कमल के फूल को त्याग दिया, हाथ को थाम लिया। तो इससे जो है एक रिपल इफेक्ट आप कह सकते हैं, वो मध्य प्रदेश की पॉलिटिक्स में आ गया है। बीजेपी सहम गई है, कांग्रेस खुश हो गई है। चलिए, तमाम मुद्दे हैं, आज हम बात करेंगे दीपक जोशी जी से। सर, आपका स्वदेश न्यूज़ के चैनल में और इस कार्यक्रम सबकी बात में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार, धन्यवाद। बिल्कुल सुर्खियों में बने हैं, सब बात कर रहे हैं आपके बारे में, क्या कहेंगे आप? देखिए, राजनीति में अगर व्यक्ति है और वो चर्चा में है, किस प्रकार की चर्चा में, अच्छी में कि बुरी में? अच्छी चर्चा में है तो मेरे ख्याल से वो जो काम कर रहा ठीक कर रहा। बुरी चर्चा में है, उसको उस काम में सुधार की गुंजाइश है। मुझे लगता है कि मैं अच्छी चर्चा में सम्मिलित हूँ। कुछ लोग ज़रूर कह रहे हैं कि मैंने पिता की विरासत को बचाने का जो कहा है उसमें कहीं ना कहीं भटकाव है, और मेरे पिताजी होते तो वो मेरे को लात मार के बाहर निकाल देते। मेरा यही कहना है कि पिता की विरासत थी ईमानदारी, शुचिता। पिता की कोई संपत्ति नहीं है। हमारे पिताजी ने हमको ईमानदारी के अलावा कुछ भी नहीं दिया। जो संपत्ति उनके पिताजी ने उनको दी थी, 2 भाइयों में आधी आधी करके दे दी। एक 3 कमरे का महज मकान उनके पास उनके नाम से था, बाकी कोई संपत्ति, न गाड़ी, न बैंक बैलेंस, न कुछ। तो उसे दृष्टिकोण में लगता है कि पिता की इस विरासत को बचाने की जिम्मेदारी मेरी ज़्यादा है, क्योंकि मैं राजनीति में भी काम कर रहा हूँ। मेरा छोटा भाई तो सर्विस में, बड़े भैया बचपन से पैरालिटिक है, इसलिए जिम्मेदारी मेरी ज़्यादा है। जैसा कि आपने कहा कि 18 में मैं हार गया, तो हारने के बाद मैंने कभी किसी को कोई शिकायत नहीं की, किसी प्रकार का शिकवा किया, ना किसी प्रकार का कोई बात हुई। 18 में तो चूँकि माननीय कमलनाथ जी की सरकार आ गई थी, जब बाद में सिंधिया जी बीजेपी में आए तब एक बड़ा बदलाव भाजपा में भी आया कि कुछ विधायक साथी आए। मेरी सीट्स पे भी कुछ साथी थे, वो आ गए थे। और मैंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि मैं इसको राजनीति को एक खेल के रूप में लेता हूँ। जैसा मैंने उसे उदाहरण भी दिया था कि विराट कोहली और धोनी दोनों मैदान में थे। धोनी कप्तान थे लेकिन विराट कोहली खेले थे। बाद में विराट कोहली कप्तान बन गए तो धोनी खेले। तो मैंने कहा स्थान बदला जा सकता है, लेकिन मैं अपनी पार्टी के लिए काम करूँगा और उसी गति से करूँगा जितनी मुझे लगता है पार्टी को ज़रूरत है, उसकी उसी गति से करूँगा। लेकिन अभी जो बदलाव आया वो मेन कारण था, बड़ा बदलाव। सबसे पहले तो मेरे पिता की स्मारक की बनाने की शिलान्यास माननीय शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व पूरा बीजेपी का संगठन वहाँ पे मौजूद था। नवंबर 20 में इसका शिलान्यास हुआ, लेकिन आज की तारीख तक वो कंप्लीट नहीं हो पाया। हम ये चाह रहे थे कि भोपाल के वो 2 बार सांसद रहे, देवास में वो जिला अस्पताल के लिए अनशन पर बैठे थे 7 दिन, हाट पिपलिया के निवासी है, वहाँ उनके नाम से कुछ नामकरण होना चाहिए। मैं लगातार जिम्मेदारों पर जाता रहा, लेकिन उनके कानों में वो आवाज़ शायद गूंज नहीं पाई जिसको कि मैं गुंजाना चाहता था, या उस लगता सुना अनसुना कर दिया। उसके बाद मुझे लगा कि जोशी जी, चूँकि बागली में कोई काम मैं नहीं कहता, कि लोग कहते भी बागली में कुछ लोग जो नई पीढ़ी के वो कहते हैं जोशी ने कोई काम नहीं कराया। कोई बड़ा काम उन्होंने जबरदस्ती नहीं थोपा। नहीं तो मुख्यमंत्री अपने इलाके में उद्योग खुलवा लेते, बिना उसके करवा देते, लेकिन उन्होंने जो एक विकास हो सकता है वो समुचित विकास करने का प्रयत्न किया। लेकिन वो झूठ नहीं बोलते और कथनी और करने का अंतर नहीं पालते। ये बागली के वोटरों को विश्वास था, और मुझे लगता है कि दुनिया में बागली का ही वोटर था जिसने ईमानदारी को वोट दिया। एक नहीं 8 बार जोशी जी को बना के भेजा। उस ईमानदारी पे चोटी लगभग 19 करोड़ रुपए का घोटाला बागली क्षेत्र के 3 नगर पंचायतों में हुआ। कागजों पे कोई बच्चा भी देखेगा तो वो कहेगा कि हाँ ये घोटाला है, ये 420 ही है।
मैं लगातार जिम्मेदारों तक गया, 1.5-2 साल तक उन पर आवाज़ पहुंचाई, वो नहीं हो पाया तो मैंने 23 दिसंबर को कहा था वीडियो करके कि मैं अगर ये नहीं हुआ तो 23 में मतलब दिसंबर 22 में कि नए साल में मैं सड़क पे आऊँगा और कोर्ट में जाऊँगा। उसके बाद माननीय मोदी जी को एक लेटर मैंने वायरल किया था, उस तुरंत 37 लोगों पर लोकायुक्त की FIR हुई। मुझे लगता है सरकारी तंत्र इतना नकारा और इतना कमज़ोर हो गया कि मेरे जैसा आदमी अपने घर में हुई कमियों को बताने का प्रयत्न कर रहा है, लेकिन उसके बाद जिम्मेदार लोग उस पर आवाज़ नहीं उठा रहे। तो पिताजी की सुचिता भी नहीं, पिताजी की स्मारक भी नहीं। तो मुझे लगा कि इस काम में अब मुझे देर नहीं करना चाहिए, इस आवाज़ को उठाने के लिए जनता के बीच जाना चाहिए। अगर मैं जनता के बीच जाता तो उन्होंने पार्टी लाइन छोड़ दी, पार्टी लाइन छोड़ दी, पार्टी लाइन छोड़ दी। तो मैंने कहा लाइन ही छोड़ दो, पार्टी छोड़ दो तो सब कुछ ठीक हो सकता है। चलिए पार्टी छोड़ दी तो कांग्रेस क्यों, कांग्रेस का हाथ क्यों थाम लिया? देखिए, कांग्रेस के नेतृत्वकर्ता जो वर्तमान में हैं, गांधी नेहरू परिवार का योगदान भुला ही नहीं जा सकता। बहुत बड़ा योगदान है देश में। आज हम कह सकते हैं कि आज जितना भारी औद्योगिकरण हुआ था, लोग कहते हैं कि राउरकेला में इस्पात का कारखाना है, तो विशाखापट्टनम में जहाज बनाने का कारखाना है, BHEL में भोपाल में हैवी इलेक्ट्रिकल कारखाना है। कुछ ज़माने पहले आपको याद होगा HMT की घड़ियाँ इस देश की पहचान होती थी। तो एक भारत की पहचान के रूप में ये चीज़ स्थापित थी और हमको पढ़ाया जाता था कि ये सब हुआ। इन सब की स्थापना चाचा नेहरू ने की, उनको चाचा नेहरू कहते थे हाँ सब लोग। इंदिरा गांधी जी का भी हम देखें कि किस प्रकार उन्होंने बहादुरी से युद्धों का मुकाबला किया और भारत उन सब युद्धों में जीता। अटल जी तक ने कहा था कि ये दुर्गा का अवतार है, प्रधानमंत्री दुर्गा का अवतार है। राजीव गांधी जी का भी हम काम देखें कि दूरसंचार के क्षेत्र में आज जो क्रांति है उसके जनक राजीव गांधी जी रहे। मध्य प्रदेश में भी देखें कि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी, दो बड़े नेता। दिग्विजय सिंह जी ने मुझे 91 में कांग्रेस में आने से रोक दिया था कि आप कांग्रेस में मत आइए। वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे कि आपके पिताजी इस वक्त राजनीति में स्थापित है, उनकी राजनीति पर असर पड़ेगा। कमलनाथ जी इसलिए पसंद है कि पिताजी जी के जब देहावसान हुआ और अंत्येष्टि के लिए उनका सब ले जाने की बात हुई तो कमलनाथ जी वहाँ पधारे थे। उन्होंने कहा कि दीपक इनका कहाँ होगा, तो मैंने कहा सर हटपुलिया गाँव में। नहीं, हटपुलिया गाँव में कहाँ मतलब? तो मैंने कहा शमशान में। तो उन्होंने कहा तो शमशान में, इतने बड़े ब्रांड का हम शमशान में कर दें, जो आज आप खुद की एक पहचान बना के बैठे हैं। पूरे देश प्रदेश को पता चलना चाहिए कि कैसा आदमी राजनीति में काम कर गया। तो हमने कहा हमारे पास तो कोई जगह नहीं। बोले जगह अगर सरकारी तो आप मुझे बताइए। 4 घंटे के अंदर जगह मिली 80 स्क्वायर फीट की, उसको तत्काल उन्होंने आवंटित किया और 3 मिनट के अंदर वो ऑर्डर हमारे पास, जो हमने जगह बताई 3 मिनट के अंदर ऑर्डर आ गया। तो मुझे लगा कि कमलनाथ जी का एक विजन भी है और उस विजन के आधार पर काम करते हैं। दिग्विजय सिंह में कहीं ना कहीं राजनीति में एक नैतिकता जो होना चाहिए वो थी, नहीं तो कौन प्रदेश अध्यक्ष कहेगा कि यार जोशी जी का लड़का आ रहा तो ले लो। तो मुझे लगा नैतिकता वाले कहीं ना कहीं ये लोग हैं। तो मुझे अपना शेष समय, चूँकि मेरे को बहुत से काम करना है उन लोगों के लिए जिन्होंने मुझे बनाया, अब मैं बनना नहीं चाहता, जिन्होंने बनाया उनके लिए, तो इसलिए मैं उस काम की दृष्टि से कांग्रेस में आया हूँ। आपने पहले अप्रोच किया कांग्रेस को कि कांग्रेस ने आपको अप्रोच किया कि आ जाइए ज्वाइन कर लीजिए? अभी की बात कर रहे हैं। नहीं, कांग्रेस ने तो मुझे अप्रोच नहीं किया, लेकिन यहाँ जो मेरी मित्र मंडली है, हाँ। चाहे वो यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट रहे हों महेंद्र सिंह चौहान, सिंगई साहब, हमारे मोहम्मद सरवर जी, ये सब मेरे छात्र राजनीति के दोस्त हैं। हमेशा चर्चा चलती रहती। मुझे लगता वो क्योंकि मित्र के बीच तो सारी बातें होती है, तो उनका ये कहना था कि मुझे लगता है कि आप ये टाइम आ गया कि आपको पार्टी बदलना चाहिए। बोले हम तो शुरू से कहते आ रहे हैं, जब से आप पहले दिन राजनीति शुरुआत की थी तब से और आज तक, तो क्यों ना आप हमारी पार्टी में आ जाओ। तो एक बार मैंने जब देखा है सब मामला, तो मैंने उनको कहा कि नहीं, मेरी आवाज़ पहुँचाइए, मैं कांग्रेस में जाने के लिए तैयार हूँ। तो मेरे मित्रों के आधार पर कांग्रेस ने अपनी तरफ से कोई पहल नहीं की। आप अपने मित्रों की पहल पे आप कांग्रेस पे आए। फिर कमलनाथ जी से क्या बात हुई? नहीं, कमलनाथ जी के पास में जब मेरे मित्र लेके गए थे तब उन्होंने कहा कि अगर आप आना चाहते हैं तो मन बना लिया क्या आपने? तो मैंने कहा सर मैंने मन बना लिया, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा भाई देखिए, हम आज की तारीख में आप अगर कोई सीट का आप बोलोगे तो हम वो सीट का कह नहीं सकते आपसे कंफर्मेशन। तो मैंने उसी वक्त कहा कि मुझे सीट नहीं चाहिए, आपका जो कार्यकर्ता 4 साल से काम कर रहा है उसी को सीट दीजिए, मैं उसको जिताने का काम करूँगा। ये बात कमलनाथ जी ने कही थी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा था कि नहीं, आप आते तो आपका हम स्वागत करेंगे। तो जब आपको टिकट नहीं चाहिए, फिर बीजेपी से आपने हालांकि समझाया पूरा कि क्या आप किस कारण से आप बीजेपी से दुखी हो गए,
कांग्रेस भी आपको सीट नहीं दे रही, बीजेपी भी टिकट नहीं दे रही, फिर कैसे? नहीं, क्या राजनीति में सिर्फ टिकट लेना किसी कार्यकर्ता का मकसद होता है या नेता का मकसद होता है? राजनीति में बहुत से लोगों ने काम किया और मैं तो कहता हूँ ये देश जिसके पीछे चल रहा, राष्ट्रपिता जिन्हें हम कहते हैं, उनका कोई पद सरकार में नहीं रहा, नहीं तो वो चाहते हैं। जयप्रकाश नारायण जी को हम देखें, कभी उन्होंने कोई सरकारी पद स्वीकार नहीं किया। तो मैं ये कह सकता हूँ या पद को स्वाभिमान काम करने का काम स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया और इंदिरा गांधी जी जैसे लोग, असंख्य लोगों ने हमारे देश में किया, जिन्होंने अच्छा काम भी किया, लेकिन कुछ ऐसे थे बिना पद के भी काम कर सके। मेरा मुकाम सिर्फ पद हासिल करके काम करने का नहीं है। मेरा मुकाम तो था कि हम किसी का दिल दुखाए बिना काम कर सकते तो उस काम को आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें। जिस प्रकार से कांग्रेस नेतृत्व ने मुझे अपने साथ लिया है, तो मुझे लगता है कि सरकार बनने के बाद मैं वो बहुत से काम कर पाऊंगा जिसकी अपेक्षा मुझसे लोगों ने की है। चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे ये आने वाले विधानसभा में, क्योंकि ये साल तो चुनावी वर्ष है? ये मैंने जैसे कहा था कि मुझे किसी कार्यकर्ता का हक नहीं मानना। अगर कोई आपका अच्छा कार्यकर्ता है वो लड़ रहा तो उसे लड़ाइए। उसके बाद मैंने कहा था अगर पार्टी को ज़रूरत लगती है कि मुझे चुनाव लड़ना ही है, तो मैंने कहा था मुझे बुधनी से टिकट दिया जाए, क्योंकि मैं और शिवराज जी लगभग एक ही साथ के राजनीति में है। वो हालांकि मुझसे वरिष्ठ है, उनको किस प्रकार से चुनाव के मैदान में मैं उनको पछाड़ सकता हूँ, मुझे लगता है कि वो मेरे पास सब चीज़ें हैं जिसके माध्यम से। तो क्या कांग्रेस इस बात पे राजी हो गई है कि आपको शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ चुनाव लड़ा? नहीं, कांग्रेस के बहुत से वरिष्ठ लोगों की राय थी कि राजनीति में आए हो तो बिना मकाम के पद के काम नहीं होता है, इसलिए गलती मत करना। बहुत से लोगों का, बहुत से मेरे साथियों का भी आया। लेकिन चूंकि मैंने कहा कि मैं इस चीज़ से नहीं आया और मेरा ये कहना स्पष्ट है कि राजनीति में क्या हम सिर्फ विधायक सांसद बनने के लिए आए, बिना विधायक सांसद बने कोई काम नहीं कर सकते। तो हम कर सकते हैं। जैसे मैंने घोटाले का पर्दाफाश करने की बात की थी, आज मैंने किया बिना विधायक रहते हुए। तो हमारे पास ऐसे तंत्र है, लेकिन कार्यकर्ताओं के रूप में पार्टी में अपनी पहचान बनाकर उनको लगातार चलायमान करने की जिम्मेदारी एक नेता की होना चाहिए। तभी ये राजनीति में जैसे मैंने कुछ कोशिश की अच्छा करने के साथ थोड़ा थोड़ा सब करेंगे तो भारत की आज विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जिसमें राजनीति से, राजनीतिक दलों से और राजनेताओं से जनता बहुत तेज़ी से अलग होती जा रही। जनता की धारणा नेताओं के प्रति ऐसी हो गई जैसे पिक्चर में विलेन की एंट्री होती है, ऐसे नेता को माना जाता। हम जब स्कूल कॉलेजों में फंक्शन के लिए जाते थे तो 90% बच्चे ये सोचते थे कि ये बोर्ड चैप्टर हमारे लिए आ गया, इसको आप देखेंगे ही देखेंगे क्या भावनाओं से। हालांकि हम स्पीच देते थे, स्पीच में अगर उनको लगता था पढ़ना तो फिर वो देखने लगते थे। तो आज इतना अंतर आ गया। नहीं तो अटल जी को सुनने के लिए लोग आते थे, इंदिरा जी को, नेहरू जी को सुनने के लिए आते थे जी। तो ऐसे में हम नेता के रूप में कुछ ऐसी चीज़ समाज को दे जाएं जिसके के लिए समाज हमसे अपेक्षा करता है, तो वो काम हमको करना चाहिए। जरूरी नहीं कि जिसके विधायक और सांसद बने। आपने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी के खिलाफ बहुत सारी बातें कही जब आपने कांग्रेस ज्वाइन किया, कि आपकी पत्नी का भी देहांत उनके कारण हुआ, फिर वो ज़ीरो हैं, मैं हीरो हूँ, बहुत सारी बातें। तो अंदर में इतना कुछ था आपके मन में उनके खिलाफ? नहीं, शिवराज जी चूँकि टीम के कप्तान की सारी जिम्मेदारी होती है, जैसे कहा जाता है, वाहवाही तो उन्होंने खूब लूटी। मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया। लेकिन आज जो परिस्थितियाँ बन रही हैं, आज मध्य प्रदेश करप्शन का प्रदेश बन गया। मध्य प्रदेश के जो रिकॉर्ड आते हैं क्राइम ब्यूरो के, वो भी भयानक है कि मध्य प्रदेश आज बीच में शांति का टापू कहलाता था, लेकिन हम हर अपराध में कहीं ना कहीं आगे। तो ऐसे दृष्टिकोण में हमको लगता है कि हम सब लोग इस चीज़ को कैसे दूर कर पाएँ, इसको करने का प्रयत्न होना चाहिए। शिवराज जी को मैंने बार बार इन चीज़ों से आगाह भी किया कि मानिए आप इन चीज़ों को रोकें। जैसे भ्रष्टाचार 19 करोड़ का नहीं रोका उन्होंने। कुछ मामले थे जो समय आने पर खुलेंगे, उन मामलों में उन्होंने कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस किया। तो सत्ता पाना और सत्ता को बचाना, ये शायद उनका उद्देश्य रह गया था। तो मुझे लगता है कि जिम्मेदार वो हैं तो जिम्मेदार पे चोट करना चाहिए, इसलिए मैं शिवराज जी के खिलाफ बोला। लगातार जो अभी खबरें आ रही थी कि आप कांग्रेस आ सकते हैं, आप कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं, तो क्या मुख्यमंत्री, अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, बाकी नेताओं ने आपको मनाने की कोशिश की? नहीं, बच्चों की भाषा में कहेंगे बच्चा जब रोता है तो लॉलीपॉप दिया जाता है। हाँ। तो मुझे लगता है कि मुझे लॉलीपॉप के ढेर लगा दिए मेरे लिए। तो आपको लगा दिए? लगा दिए। क्या बता पाए, कुछ बताएंगे? आपको ये बना दिया जाएगा, आपको ये रैंक दे दिया जाएगा, आपको ये सुख सुविधा दी जाएगी। तो मैंने उनसे स्पष्ट कहा कि मेरे पिताजी ने सुख सुविधा में जीना ही नहीं सिखाया। उन्होंने कहा कि ज़रूरत पड़े तो आसमान को ओढ़ लेना,
और ज़मीन को बिस्तर बना दिया। आपकी जो शिकायतें थी कि कैलाश जोशी जी का स्मारक नहीं बना और जो 2-3 बातें, वो भी मान लिया होगा ना उन लोगों ने? नहीं, बातचीत में माना। हाँ। लेकिन जब मैंने 28 तारीख को बोला था कि मैं 6 तारीख को जाऊंगा, तो 29 तारीख, 30 तारीख, 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, 5 तारीख और 6 तारीख का सुबह तक का टाइम। वो लोग चाहते थे स्मारक के नामकरण कर सकते थे, नहीं किया। नहीं किया उन्होंने। तो आपको वो लोग रोकना नहीं चाह रहे थे? आपको रोकना नहीं चाह रही थी? जो भ्रष्टाचार था उसको कर सकते थे। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इनकी हिस्सेदारी इसमें हुई है। उस हिस्सेदारी से बचने के लिए वो ना तो भ्रष्टाचार की जांच कराना चाहते। जोशी जी से मेरे ख्याल से उनकी पर्सनल चीड़, मुझे लगता है जो शिवराज जी की पर्सनल चीड़ ये हो सकती कि आपको याद होगा कि विक्रम वर्मा वर्सेस शिवराज सिंह चौहान प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हुआ था। हाँ जी, हुआ था। जोशी जी ने विक्रम वर्मा का साथ ठाकरे जी के कहने पे, संगठन के कहने पे दिया था। शिवराज जी वो चुनाव हार गए थे। बीजेपी में सब लोग कहते हैं कि जोशी जी बहुत डांटते हैं, जोशी जी बहुत नाराज होते हैं। हाँ। तो हो सकता है इन लोगों पे भी जोशी जी कभी पार्टी संगठन के लिए उन्होंने कुछ डांटा होगा, कुछ लगा होगा, इनको बुरी लगी होगी, तो उनको लगता है जोशी जी के तो नहीं रहे, जोशी जी की विरासत है और जोशी जी का काम है, उसको कैसे पीछे करके हम राजनीति में काम करें। इसके लिए 4 साल से जो काम नहीं हो सकते, जो हो सकते थे, वो नहीं किए। मतलब आपको मनाने की कोशिश नहीं हुई? मनाने की बहुत कोशिश हुई, मैं बता रहा हूँ। मुझे रात को 1 बजे आके उठाया गया, इंदौर कार्यालय मिलाया गया। मुझे 2 बजे के आसपास देवास के सांसद आए कि आप इनसे बात कर लीजिए। इवन यहाँ तक भी कहा गया कि ज़रूरत पड़ेगी तो हम आपको प्रधानमंत्री से मिलवा देंगे। तो मैंने कहा मुझे अब किसी से नहीं मिलना, क्योंकि मैं जिस विरासत को संभालता हूँ उसमें किंतु परंतु नहीं है, पदों का होड़ नहीं है। उसमें सादगी के साथ जनता के लिए ऐसा काम करें कि कोई भी काम हमसे ऐसा ना हो कि जिससे जनता दुखी हो। लेकिन आपके ज्वाइन करने के बाद, जिस दिन आपने कांग्रेस ज्वाइन की, अगले दिन ही मुख्यमंत्री को दिल्ली में तलब किया गया था? नहीं, मुख्यमंत्री जी को क्यों तलब किया वो तो वो बता पाएंगे, लेकिन आपको याद होगा उसके बाद नेताओं को बुलाने का क्रम जारी हुआ। बिल्कुल, हाँ, शुरू हो गया। मुझे लगता है कि मेरे यहाँ तो वो जैसे सेतु बंधन में गिलहरी ने काम किया था, हाँ। वो काम हुआ है कि मैंने कोई बहुत बड़ी भूमिका नहीं निभाई, लेकिन कम से कम बुलाया तो जा रहा है उपेक्षित लोगों को, तिरस्कृत लोगों को। बाकी जो लोगों को उनकी शिकायतें सुनी जा रही, उनको दूर करने की कोशिश की जा रही। एक आपके जो विरोधी है वो ये कहते हैं कि दीपक जोशी इतना बड़ा कोई नाम नहीं है जिसके लिए बीजेपी घबराए या कोशिश करे। लेकिन जब आप निकले थे देवास से अपने पिताजी की फोटो लेके, तो जगह जगह आपका स्वागत हुआ था। कांग्रेस में एक उत्साह का माहौल आ गया जब आपने ज्वाइन किया कांग्रेस। उनको ऐसा लगा कि नहीं, कैलाश जोशी के बेटे अगर कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं तो बड़ी बात है। लेकिन इधर बीजेपी का एक खेमा जो कहता है दीपक जोशी क्या इतना बड़ा नाम थोड़ी है, क्या फ़र्क पड़ रहा है। हालांकि फ़र्क पड़ रहा है, लेकिन वो ऐसा भी कह रहे हैं। देखिए अभी IPL का मैच चल रहा है। रिंकू सिंह एक बहुत छोटा नाम है, लेकिन 6 छक्के जब मार दिए तो रिंकू सिंह होने लगा। आपने पूरे माहौल को देखा देवास से लेके भोपाल तक जी। आम जनता जोशी जी की उस ईमानदारी को कितना पसंद करती, ये मैंने उस दिन देखा। मैंने भी, हम लोगों ने किसी को खबर नहीं की थी। लेकिन चूंकि जोशी जी का सुपुत्र हूँ मैं, जोशी जी की बात को लेके जा रहा हूँ, तो वहाँ कांग्रेस के लोग नहीं थे। बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने मेरे को ये कहकर कहा कि आप बहुत अच्छा काम करने जा रहे हैं, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। जब तक मैं भोपाल आया, आते आते मेरा कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया कि आपने उस दिन देखा है कि वो एक परिणामकारी परिवर्तन हो सकता है, ये कहीं ना कहीं आगाज हुआ है। और जहाँ तक मनाने का सवाल है, बीजेपी की नेता के फ़ोन नंबर अगर आप सर्च करना चाहें तो राष्ट्रीय से लेकर बूथ लेवल तक के कार्यकर्ताओं ने मुझे कोशिश की है। लेकिन जैसे मैंने कहा था कि 28 तारीख को मैंने कहा था 6 तारीख तक कुछ तो शुरू कर देते आप, तो मैं रुकने की कोशिश भी करता। लेकिन जब आपने कुछ किया ही नहीं, परिणाम कुछ मिलना नहीं, तो मुझे लगता है कि अपनी बात को रखने की ये जगह नहीं है, इसलिए जगह को परिवर्तित। जब कांग्रेस की सरकार फिसल रही थी, आपको याद होगा 22 विधायक जब बेंगलोर चले गए थे, और वो 22 विधायक जब भी उनसे बात होती है वो बताते हैं कि हमारी टीम लीडर, हमें प्रॉब्लम कमलनाथ जी से थी, हमारे टीम लीडर से। वो एक बार हमसे नहीं आए हम लोगों से मिलने बेंगलोर, वो एक बार हमसे उन्होंने बात नहीं की। लगभग वैसे ही कुछ यहाँ भी दिख रहा है, जैसे कि आप इंतज़ार में थे कि जोशी जी का स्मारक का जो काम है शुरू हो जाता, आप रुक जाते, और इन लोगों ने शुरू नहीं किया। लगभग वैसी परिस्थितियाँ बस उलट है, कुछ उसी तरह का लग रहा है। नहीं, बीजेपी अपने आप को कहते हैं कि हम कार्यकर्ता आधारित पार्टी है।
कार्यकर्ता हमारी कैपिटल है, हमारी पूंजी है। बिल्कुल। लेकिन इन पूंजी को बढ़ाने का काम होना चाहिए, संवाद को बढ़ाना चाहिए। जो पार्टी संगठन है उसके जो कार्यक्रम होते हैं इस प्रकार को होना चाहिए जो कार्यकर्ता आधारित हो। आज तो कार्यकर्ता पे आधारित काम नहीं होते, सरकार पे आधारित काम होते हैं। मुख्यमंत्री जी आते हैं, हेलीकॉप्टर से उतरते हैं, हाथ हिलाते हैं, फिर बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं और घोषणा करने के बाद चले जाते हैं। भीड़ में कौन रहता? पंचायत का सचिव लाता, आंगनवाड़ी के कार्यकर्ता लाते, सरकारी मशीनरी लाती। तो कार्यकर्ता का तो काम ख़त्म ही हो गया। तो जब कार्यकर्ता का काम ख़त्म हो गया तो चुनाव के टाइम जो आप आने वाला है, आप उनसे काम कराने की अपेक्षा करते तो कैसे काम करेगा? तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जंग लगाने का प्रयास इस शिवराज सिंह चौहान के टेन्योर में हो रहा है। क्या लग रहा है इस बार कैसा रहेगा चुनाव 2023? चुनाव मैंने कहा कि बहुत परिणामकारी और विपरीत रहेगा। उसका मूल कारण है कि भाजपा ने अपने आप को इतना बड़ा कर लिया कि जनता से लगातार दूर होती जा रही। जनता से तो हो ही गई, लेकिन कार्यकर्ता भी आज की तारीख में अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा। और जिस प्रकार से ये परिवर्तन हुआ, जिस आपने देखा मेरे साथ, मुझे पूरे प्रदेश से सैकड़ों कार्यकर्ताओं के फ़ोन आए जो वरिष्ठ पदों पे रह चुके, वरिष्ठता के आधार पर पार्टी के पहले दूसरे नंबर पे रहते हैं। उन्होंने कहा आपने शुरुआत कर दी, ये बहुत अच्छा काम हुआ, हो सकता है कल हम भी इस शुरुआत में आपके साथ सम्मिलित हो जाएं। तो मुझे लगता है कि जो जिसके लिए पार्टी बनी थी उसके विपरीत आज काम हो रहा है। आपके बहुत अच्छे दोस्त हैं पूर्व सांसद आलोक संजर, बहुत दुखी हैं। आप लोग दोनों की मित्रता बहुत गहरी है। क्या वो भी कांग्रेस में आएंगे या वो आपको मना पाएंगे फिर से बीजेपी? नहीं, आलोक ने मनाने की कोशिश की थी, वो तो ख़त्म हो गई। वो तो छः दिन से रोज़ लगा रहा था और वाकई में बहुत भावुक क्षण थे कि हम दोनों मित्र आज अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि आलोक विपरीत दिशा में जा रहा है, मैं सही दिशा में जा रहा। आलोक भले ही कह गया कि मैं विपरीत दिशा में जा रहा है। और मेरे ख्याल से जब हम राजनीति के उस मुकाम पे पहुंचेंगे जहां हमको रिटायरमेंट लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है उम्र का तो ईश्वर ने जो लिखा वो उसका कोई पता नहीं, लेकिन एक उम्र के बाद, एक पड़ाव के बाद वो ख़त्म होता है। तब मेरे ख्याल से आलोक यही कहेगा कि दीपक भैया आप तो सही जगह निकल गए थे और मैं गलत जगह रह गया। मैं गलत जगह। आपने अपने पत्नी के बारे में भी एक आरोप लगाया मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पे। बड़ा भावुक सा ये सवाल है, बट फिर भी पूछूंगी, मैंने इतना बड़ा आरोप। अभी 5 मई को मेरी पत्नी की पुण्यतिथि थी और परसों नरसों उनको कोरोना हुआ था जी। और शिवराज सिंह चौहान जी ने स्पष्ट मैसेज जिला प्रशासन को कह दिया था कि दीपक जोशी की कोई बात आपको नहीं सुनना। मैंने 3 बार उनसे कहा था कि कलेक्टर हमारे फ़ोन नहीं उठाते, एसडीएम हमारे फ़ोन नहीं उठाते, मुख्यमंत्री जी क्या गलती हो गई आप हमें बता दो। लेकिन गलती नहीं बताते हुए कभी चीज़ नहीं सुधी। जिस दिन इंदौर के लिए उनको रिफ़र किया गया था, डॉक्टर ने बताया कि तत्काल इंदौर ले जाया जाए। लगभग 6 घंटे तक मैं कलेक्टर देवास और सीएमएचओ देवास को फ़ोन लगाता रहा, उन्होंने मेरा फ़ोन पिक नहीं किया। आखिर में मेरी पत्नी को एक छोटी सी कार में ले जाके हमको इंदौर में हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। शायद वो लेट के कारण ही उनका देहांत हुआ। तो मैं ये मानता कि जिम्मेदारी मुख्यमंत्री जी के उस प्रभाव के कारण हुई जो उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में एक निर्देश दिया था। तो ये बात आपने कभी शेयर की मुख्यमंत्री? मैंने 2-3 बार बोला। मैंने तो कहा क्या बोला उन्होंने? वो बोलते बस ठीक है देख लेंगे। उसके बाद मैं प्रशासन के जाना बंद कर दिया। मैं प्रशासन के पास जाना ही बंद कर दिया। जनता भी मेरे पास आती थी, जो काम मेरे से हो सकता था मैंने किया। और अक्सर मैं ये कहता था कि मैं प्रशासन लायक काम मेरे पास हो तो मैं दूसरे से बोल दूँगा, लेकिन प्रशासन के लोगों को नहीं बोलूँगा क्योंकि वो कर नहीं पाएंगे। लेकिन बहुत से अधिकारी ऐसे भी थे जो लीक से हट के काम करते थे और उन्होंने काम किया भी। अच्छा, पिताजी को तो आपने देखा है। हाँ मैंने देखा है कि जिस प्रकार का उन्होंने काम किया शायद बहुत कम लोगों ने वो काम किया होगा। लोकतंत्र में आज हम सबसे बड़े देश के रूप में जा रहे हैं। अब तो जनसंख्या में भी हम सबसे बड़े हो गए। वो भारतीय जनता पार्टी की इतनी है, पार्टी में भी सबसे बड़े हैं। 3 बातें सबसे बड़ों की है, लोकतंत्र है, जनसंख्या है और सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस इतने दिन रही, मुझे नहीं लगता कि लोकतंत्र में कोई खतरा था। डेमोक्रेसी बहुत आसानी से चल रही थी। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे बड़े नेता, या राम मनोहर लोहिया जी जैसे, चंद्रशेखर जैसे, विश्वनाथ प्रताप सिंह जैसे, ऐसे बड़े बड़े नेता उस दौर से निकले हैं। लेकिन उन्होंने कभी नहीं कहा कि आज भारत की दिशा राजनीति की गलत जा रही। लेकिन आज की तारीख में जो एक माहौल हमारे देश और प्रदेश में बना है, उससे निश्चित रूप से लगता है कि राजनीति की जो दशा इस विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की, सबसे ज़्यादा जनसंख्या की जनता चाहती है, वो नहीं मिल पा रही। इसलिए इस डेमोक्रेटिक सिस्टम को ठीक करने के लिए
सब दलों को एक बार विचार करना चाहिए। जिस प्रकार की बातें आ रही राजनीति में, जिस प्रकार की बयानबाजी आ रही, वो इस देश की, इस लोकतंत्र को परिपक्व बनाने में बहुत अच्छी नहीं है। तो इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? बीजेपी को ही मानते हैं? नहीं, बीजेपी नहीं, मैंने बताया ना, राजनीतिक दलों को मैंने बोला था। मैं आज चूँकि स्पष्ट बात करने वाला हूँ इसलिए मैं बोल देता हूँ, सभी पार्टियों की इसमें जिम्मेदारी। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है तो सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी बीजेपी की हो जाती है। अभी आप देखें कि हमारे पहलवान में लोग वहाँ पर धरने पे बैठे हैं, एक सांसद के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई, पहली बार में उसे गोलमाल कर दिया गया, दूसरी बार में एफआईआर हो गई लेकिन आज तक गिरफ्तारी नहीं, जबकि कहा जाता है कि जिस धारा में गिरफ्तारी है उसमें सबसे पहले गिरफ्तारी होती फिर पूछताछ होती। तो कोई टालने का काम हो रहा। दूसरी तरफ कोई पार्टी का दूसरा आदमी होगा, उसको रात में 8 बजे जाके चिदम्बरम का आपने देखा होगा। मेरा ये नहीं कहना कि आप किसी करप्ट को बचाओ, लेकिन दोहरे मापदंड क्यों? जब ये दोहरे मापदंड पे देश चलेगा तो लोकतंत्र को निश्चित रूप से खतरा होगा। कल वो लोग सत्ता में आए तो वो इनके साथ करेंगे। तो हमें लगता है कि एक राजनीति की जो गलत दिशा का निर्धारण सबसे बड़ी पार्टी कर रही है वो ठीक नहीं है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही कि राजनीति की दिशा सही होनी चाहिए और जो दशा है इस वक्त उससे आप थोड़े चिंतित हैं। आखिरी सवाल पूछूंगी, जब अगली बार हमारी भेंट होगी तो अभी तो आप दीपक जोशी हैं, पूर्व विधायक हैं, अगली बार होगी तो किस रूप में होगी? नहीं, देखिए, मैं तो एक कार्यकर्ता के रूप में, लेकिन एक सक्षम कार्यकर्ता, हाँ, जिसके पास अधिकार ना हो लेकिन उसकी आवाज़ ऐसी बन जाए कि वो, जैसे मेरे पिताजी कुछ नहीं थे कभी पदों पे, लेकिन अगर मुख्यमंत्री से लेकर एक पंचायत के सचिव को कोई बात बोलते थे तो वो भी उतनी गंभीरता से लेता था जितना बड़ा आदमी लेता था। उन्होंने अपने कद को इतना बड़ा कर लिया था कि जोशी जी बोल रहे हैं, मतलब एक तो गलत नहीं बोल रहे और एक काम सच्चे आदमी का होगा, इसलिए करना ही चाहिए। तो मैं भी चाहता कि उस मुकाम को मैं हासिल करूं और इस प्रदेश की जनता की सेवा करूं। आप स्वदेश न्यूज़ चैनल के दफ्तर आए, आपने हमारे कार्यक्रम सबकी बात को समय दिया, इतने बेबाक होकर बात की आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। जैसा आपने कहा कि अगली बार जब हमारी भेंट हो तो एक सक्षम दीपक जोशी हो, आप वही कह रहे हैं कि इतने सक्षम हो कि आप जो कहें वो काम हो जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। धन्यवाद। तो दर्शकों, इस एपिसोड में हमने आपकी मुलाकात कराई दीपक जोशी जी से, जो पूर्व में विधायक रहे हैं और इन दिनों चर्चा में हैं क्योंकि उन्होंने बीजेपी का दामन छोड़ा है, कांग्रेस का हाथ थामा है। बहुत सारे मुद्दे हैं, बहुत सारा दर्द है उनके अंदर जो उन्होंने बहुत खुल के बयान किया और उनका ये मानना है कि उनको टिकट नहीं चाहिए, राजनीति की दिशा और दशा जो है वो सही होनी चाहिए। तो इस एपिसोड में इतना ही। अगले हफ्ते में एक बार फिर से मुलाकात करेंगे एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें आज्ञा। नमस्कार।